आप सभी का प्यारे पार्टिसिपेट दर्शकों का मैं आपका होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा स्वागत करता हूं। अवेयरनेस और एजुकेशन के मकसद से वेबिनार जूम पर और ये यूट्यूब पे भी अपलोड होगा। मुंबई जिला उपनगर कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन लिमिटेड के ऑर्गेनाइज तत्वाधान में चेयरमैन रमेश प्रभु जी ये वेबिनार सीरीज हम चला रहे हैं पिछले 6 महीने से। और यूट्यूब चैनल भी है फेडरेशन का, आप जैसे महासेवा चैनल है वैसे यूट्यूब चैनल भी है, तो आप उस पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का लिंक भी मैं शेयर करूंगा। टुडे टॉपिक मेंटेनेंस एंड सर्विस चार्जेस इन हाउसिंग सोसाइटी, हु पे एंड व्हाट एंड व्हाई। इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि सोसाइटी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में आपकी जिज्ञासा रहती है मेंटेनेंस और सर्विस चार्जेस हाउसिंग सोसाइटी में किस तरह से डिवाइडेशन होना चाहिए, साथ ही कौन भरे क्या भरे वो, और अलग अलग उसका क्या आपको नॉलेज होना चाहिए उसका मैनेजिंग कमेटी के नाते पर या एक सिंपल मेंबर के नाते। स्वागत करते हैं एडवोकेट श्रुति नकाते का। एडवोकेट श्रुति थैंक यू नकाते, सर। वेलकम, स्वागत है आपका। क्योंकि आए दिन जब मैनेजिंग कमेटी के जो पदाधिकारी भी बनते हैं उनको भी बहुत सारे लोगों को, कुछ एक लोगों को नहीं पता रहता कि मेंटेनेंस और सर्विस चार्जेस हाउसिंग सोसाइटी में क्या डिवाइडेशन, तो ऑन द स्पॉट वो बता नहीं पाते, सिंपल मेंबर्स को जवाब नहीं दे पाते। इसलिए कहीं ना कहीं बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटी इसके लिए सोसाइटी मैनेजर अपॉइंटमेंट करती है, अपने लॉ एडवोकेट को भी अपॉइंट करती है, इस तरह का बहुत सारी चीजें। तो हम ये जो हमारे जो प्लेटफॉर्म में आपको फ्री ऑफ चार्ज अवेयर कर रहे हैं कि आप मैनेजिंग कमेटी हो या सिंपल मेंबर्स हो, आप ये चीज जानकर ये वीडियो भी आपको आपकी सोसाइटी में डाल सकते हैं जब यूट्यूब पर अपलोड होगा। लेकिन आज भी आप लोगों से ज्यादा मैं कहूंगा कि आप अपनी सोसाइटी में ये लिंक डालें, जूम का लिंक, ताकि लोग ज्यादा कनेक्ट हो और ये मेंटेनेंस और सर्विस चार्जेस के बारे में ज्यादा लोग कनेक्ट हो। मैं आज की जो कीनोट स्पीकर है उनका स्वागत करता हूँ। प्लीज वेलकम एडवोकेट श्रुति नकाते। तो आज का हमारा टॉपिक है मेंटेनेंस एंड सर्विस चार्जेस इन मैनेजिंग हाउसिंग सोसाइटीज। अभी हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस आता है कि मेंटेनेंस चार्जेस और सर्विस चार्जेस एक्चुअली क्या है, वो मतलब किसे भरना चाहिए मेंटेनेंस और सर्विस चार्जेस, और ये क्यों चार्ज किए जाते हैं। तो बेसिकली मैं आपको पूरा स्टार्ट से समझाती हूँ कि मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से कि वो मेंटेनेंस चार्जेस क्यों रहते हैं, वो किसे भरना चाहिए और वो किसके लिए रहते हैं। तो जब भी एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होता है, उसका पूरा बिल्डिंग का काम पूरा होने के बाद फ्लैट परचेसर्स के साथ अग्रीमेंट्स होते हैं, और सारा फ्लैट परचेसर्स के अग्रीमेंट्स होने के बाद वो फ्लैट परचेसर्स साथ में आके जब सोसाइटी फॉर्म करते हैं एज एन सोसाइटी, उनको वो सोसाइटी, वो लैंड और वो बिल्डिंग का भी थोड़ा देखभाल करना रहता है। तो बेसिकली मेंटेनेंस चार्जेस इसलिए लिए जाते हैं कि वो मैनेज करने के लिए, मतलब अगर आप बिल्डिंग है उसमें बहुत सारे फ्लैट्स है, बाहर कॉमन एरिया में जैसे गार्डन है, लिफ्ट है बिल्डिंग में, तो उसको मेंटेन करने के लिए कोई तो चाहिए। ऐसे नहीं कि फ्लैट मेंबर्स खुद जाके वो मेंटेन कर सकते हैं। तो वो मेंटेन करने के लिए सोसाइटी जो रहती है, जो मैनेजिंग कमिटी रहती है, पहले क्या होता है मैनेजिंग कमिटी फॉर्म होती है, क्योंकि सारे मेंबर्स तो नहीं ध्यान रख सकते। तो इसलिए हम लोग पहले मैनेजिंग कमिटी फॉर्म होता है, फिर मैनेजिंग कमिटी वो सब कुछ ध्यान में रखते कि कैसे स्वीपर को अपॉइंट करना चाहिए या फिर लिफ्ट मैन को अपॉइंट करना चाहिए, फिर सिक्योरिटी लगेगा उसके बिल्डिंग के ध्यान रखने के लिए, फिर उसको गार्डन एरिया में गार्डनिंग के लिए कोई तो चाहिए। तो ये सब चीजें कौन देखेगा, इसके लिए सोसाइटी क्या करती है, हर एक पर्सन को अपॉइंट करती है। फिर ऑडिटर्स हो गए, फिर सोसाइटी के जो सोसाइटी मैनेजर भी अपॉइंट करना होता है कि मैनेज करने के लिए जो भी फोन कॉल्स रहेंगे, सोसाइटी के ईमेल्स रहेंगे, मीटिंग्स की मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स रहेंगी, वो कौन देखेगा, तो वो बेसिकली मैनेजर देखेंगे। तो ऐसे सब चीजें सोसाइटी को मैनेज करना रहता है। तो ये पर्टिकुलर पर्सन या फिर एक फ्लैट मेंबर नहीं कर सकता, उसके लिए प्रॉपर मैनेजिंग कमिटी चाहिए। फिर ये मैनेजिंग कमिटी क्या करती है, हर एक चीज के लिए हर एक पर्सन को अपॉइंट करते। तो वो अपॉइंट करने के बाद उन पर्सन्स की जो सैलरी है, कोई तो फ्री में तो काम नहीं करेगा, तो वो पर्सन की जो सैलरी रहती है वो ये मेंटेनेंस और ये जो सर्विस चार्जेस हम चार्ज करते हैं उसमें से वो लोग सोसाइटी वो पर्सन्स को वो चार्जेस से उनका सैलरी डिडक्ट करते हैं। तो बेसिकली ये तो समझ में आ गया रहेगा कि हम लोग ये क्यों करते हैं। ये किसके लिए, मेंबर्स के लिए ऑब्वियसली, बिकॉज हम लोग वहां पे रह रहे हैं, हमारी बिल्डिंग का ध्यान रखा जा रहा है, तो ये हम लोग के लिए। तो इसलिए वो सोसाइटी मतलब मेंटेनेंस चार्जेस लेती है। जनरल बॉडी मीटिंग में ये पास करना रहता है। आप देखेंगे तो बायलॉ नंबर 65 टू 69
में ये कहा गया है कि जो जो मेंटेनेंस चार्जेस है वो कैसे डिस्क्राइब किया गया। तो बायलॉ नंबर 65 में सारे मेंटेनेंस चार्जेस उन लोग ने बताया कि मेंटेनेंस चार्जेस में कौन कौन से चार्जेस आते हैं। वाटर चार्जेस आता है, कॉमन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आता है, कंट्रीब्यूशन टू रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस फंड्स आता है, एक्सपेंसेस ऑन रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ लिफ्ट्स ऑफ द सोसाइटी, कार पार्किंग चार्जेस रहता है, रिपेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑफ द लोन एंड इंटरेस्ट, फिर नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस रहता है, फिर इंश्योरेंस चार्जेस रहता है, लीज रेंट रहता है, नॉन एग्रीकल्चर टैक्स रहता है। ये सारे चार्जेस को सोसाइटी को कलेक्ट करना रहता है हर एक मेंबर से। तो जैसे कि लिए आप अगर बायलॉ नंबर 66 देखोगे तो उसमें मेंशन किया है द सर्विस चार्जेस ऑफ द सोसाइटी रिफर टू एट 65 जो अबव शाल इंक्लूड द फॉलोइंग। उसमें क्या रहेगा, सैलरीज रहेंगे, ऑफिस स्टाफ, लिफ्टमैन रहेगा, वॉचमैन, मालिस रहेंगे एंड एनी अदर एम्प्लॉयज ऑफ द सोसाइटी। जैसे मैंने बोला था कि हम लोग को लिफ्टमैन भी लगेगा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया है तो बिल्डिंग को लिफ्ट में कोई तो एक रहना चाहिए उसको मेंटेन करने के लिए, तो लिफ्टमैन चाहिए, फिर वॉचमैन चाहिए सिक्योरिटी के लिए। इसमें 66 में हर एक सर्विस चार्जेस का डेफिनेशन दिया है कि वेदर सोसाइटी एज इंडिपेंडेंट ऑफिस, द प्रॉपर्टी टैक्सेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, वाटर चार्जेस वो भी आता है इसमें, प्रिंटिंग स्टेशनरी एंड पोस्टेज आता है, ट्रेवल अलाउंस आता है एंड कन्वेंस चार्जेस टू द स्टाफ एंड मेंबर्स ऑफ द कमिटी ऑफ द सोसाइटी, फिर सीटिंग फीस पेड टू द मेंबर्स ऑफ द कमिटी ऑफ द सोसाइटी। ऐसे बहुत सारे बायलॉ नंबर 66 में मेंशन किए गए हैं। जो बायलॉ नंबर 67 है उसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया है द कमिटी शैल अपॉर्शन द शेयर ऑफ ईच मेंबर टुवर्ड्स द चार्जेस ऑफ द सोसाइटी ऑन द फॉलोइंग बेसिस। 66 में तो हम लोग ने देखा कि कौन से रिपेयर्स और मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं, मतलब किसके लिए हम लोग मेंटेनेंस चार्जेस निकालते हैं। वाटर टैक्स हो, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, कार पार्किंग चार्जेस हो गया, वाटर चार्जेस, कॉमन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो गया, तो ये सारे के लिए हम लोग मेंटेनेंस फीस निकालते हैं। तो बायलॉ नंबर अगर आप 67 देखोगे तो 67 में ये स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि कौन से टैक्स पे मतलब इक्वली मेंबर्स को शेयर्स निकालने रहते हैं या फिर ये स्क्वायर फीट बेसिस पे मेंबर्स को पे निकालना रहता है। तो 67 में ये क्लियरली मेंशन किया गया है। अगर प्रॉपर्टी टैक्स रहेंगे तो ये एज फिक्स बाय द लोकल अथॉरिटी, वो तो लोकल अथॉरिटी डिसाइड करेगी। वाटर चार्जेस रह गए तो ये वाटर चार्जेस हर एक फ्लैट में कितने इनलेट्स है उसके अकॉर्डिंग ये चार्ज किए जाएंगे। अगर इसमें भी किसी किसी को कंफ्यूजन होता है कि वाटर चार्जेस मैं कैसे पे करूं, अगर आपके घर में वाटर इनलेट एक है तो एक के हिसाब से चार्जेस लिए जाएंगे। अगर वाटर इनलेट्स अगर आपका 2 BHK है, 3 BHK या फिर 4 BHK तो उसके हिसाब से वाटर इनलेट्स भी रहेंगे, तो वो हिसाब से आपको वाटर चार्जेस पे करना रहेगा। फिर यहाँ पे एक्सपेंसेस ऑन रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ द बिल्डिंग ऑफ द सोसाइटीज लिखा है। तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस किस प्रकार से लिए जाएंगे बायलॉ में क्लियरली मेंशन है। गेट द रेट फिक्स्ड at the general body from time to time subject to the minimum of 0.75 per annum of the construction cost of each flat for meeting expenses of normal recurring repairs। तो ये भी बोलता है कि 0.75% से कैलकुलेट करना चाहिए। एक्सपेंसेस ऑन रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ द लिफ्ट इंक्लूडिंग चार्जेस फॉर रनिंग द लिफ्ट। लिफ्ट है तो लिफ्ट में इक्वली बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ द बिल्डिंग इन विच लिफ्ट इज प्रोवाइडेड इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर दे यूज द लिफ्ट और नॉट। अभी बहुत सारे सोसाइटीज में ऐसे भी होता है किसी किसी का फ्लैट ग्राउंड फ्लोर में होता है, तो वो लोग क्या कहते हैं कि मैं तो ग्राउंड फ्लोर में रहता हूँ, मुझे तो लिफ्ट की जरूरत नहीं है, तो मैं क्यों लिफ्ट का कॉस्ट पे करूं। तो ऐसे नहीं चलता है। जो अगर बिल्डिंग एक कंस्ट्रक्ट किया गया है उसमें लिफ्ट है तो वो इक्वली ही सबको पे करना पड़ेगा। आप ग्राउंड फ्लोर पे रह रहे हो इसलिए आपको लिफ्ट का कॉस्ट मैं नहीं पे करूंगा, ऐसे नहीं होता। तो वो इक्वली चार्जेस पे करना रहता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कॉल्स आते हैं हम लोग को कि मैम मैं तो ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूँ तो मैं मेंटेनेंस क्यों दूं लिफ्ट का। तो ऑब्वियसली आपको इक्वली चार्जेस पे मेंटेनेंस पे करना पड़ेगा। तो सिंकिंग फंड है, सिंकिंग फंड का एज प्रोवाइडेड अंडर द बायलॉ नंबर 13C है। सर्विस चार्जेस इक्वली डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फ्लैट्स एंड यूनिट्स। तो सर्विस चार्जेस इक्वली जाएगा हर एक फ्लैट और यूनिट्स में। बिल्डिंग में कितने फ्लैट्स है तो उन सबके अगर 1 लाख रुपीज अगर निकाल रहे तो 1 लाख रुपीज जितने भी फ्लैट्स है 50 या फिर 60 तो उसमें सब में इक्वली डिवाइड होगा। तो पार्किंग चार्जेस है एट द रेट फिक्स्ड बाय द जनरल बॉडी ऑफ द सोसाइटी। तो जनरल बॉडी जो भी
सोसाइटी के मीटिंग में फिक्स करेगी पार्किंग चार्जेस, तो वो सोसाइटी को पे करना, मेंबर्स को पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन द डिलेड पेमेंट ऑफ चार्जेस, तो ये सब बायलॉ नंबर 67 में लिखा है। नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस एट द रेट फिक्स्ड अंडर द बायलॉ नंबर 43B। तो बहुत सारे क्वेश्चंस नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस पे भी आते हैं कि मैम हमारी सोसाइटी नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस, सर्विस चार्जेस के 10% से ज्यादा चार्ज करते, तो क्या है, इलीगल है या फिर ये लीगल है क्या? एज पर गवर्नमेंट का जजमेंट भी है इसके ऊपर कि नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस, सर्विस चार्जेस के 10% ही आपको चार्ज करना है। वो लिमिट के एक्सटेंड आप नहीं चार्ज कर सकते हो, वो इलीगल होगा। तो आपको अगर कोई सोसाइटी आपको नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस, अगर सर्विस चार्जेस के 10% से ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, तो आप लोग उनको लीगल नोटिस भेज सकते हो। उनके अगेंस्ट रजिस्ट्रार के पास कंप्लेंट भी दर्ज कर सकते हो, बिकॉज ये टोटली इलीगल है। सपोज अब ये आप कैलकुलेट कैसे करोगे? किसी किसी को, अगर कोई लेमैन है तो किसी को समझ में नहीं आता है कि मैम हम लोग कैलकुलेशन कैसे करें। तो सपोज आपका सर्विस चार्जेस 3000 रुपीज है, तो नॉर्मली आपका 3000 का 10% आपको देना पड़ेगा नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस, जो कि है 300 रुपीज। उसके ऊपर आपको पैसा नहीं पे करना है। तो ये मैंने नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस का क्लियर किया, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं कि जनरली नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस कितना पे करना पड़ता है, तो इसलिए ये मैंने बता दिया है आपको। फिर इंश्योरेंस चार्जेस रहता है, फिर लीज रेंट, नॉन एग्रीकल्चरल टैक्स, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फंड्स रहता है, इलेक्शन फंड्स रहता है। तो ये सब बायलॉ नंबर 67 में मेंशन किए गए हैं कि कौन से चार्जेस किस किस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। प्रॉपर्टी टैक्स रहता है, प्रॉपर्टी टैक्स तो लोकल अथॉरिटी, ऑब्वियसली प्रॉपर्टी टैक्स ये स्क्वायर फीट बेसिस पे मोस्ट ऑफ जाता है, जो लोकल अथॉरिटी डिसाइड करेंगी। और जो वाटर चार्जेस मैंने बोला इनलेट्स पे जाएंगे। और ये सब बायलॉ नंबर 66 टू 68 में दिए गए कि कौन से चार्जेस रहेंगे और किस किस हिसाब से सोसाइटी कमिटी मेंबर्स ने चार्ज करना चाहिए हर एक फ्लैट परचेसेस। हमारे यहाँ पे एक केस आया था, एक सोसाइटी है, मैं सोसाइटी का नाम तो नहीं लूंगी, पर उन्होंने एक लीगल ओपिनियन सीख किया था, जहां पर क्या हुआ था, वो सोसाइटी में 3 विंग्स थे, 3 विंग्स में अलग अलग फ्लैट्स थे। सपोज एक ए विंग में था, वो सारे 1 BHK थे। जो सेकंड बी विंग था उसमें सारे 2 BHK फ्लैट्स थे, और जो सी विंग था उसमें सारे 3 BHK फ्लैट्स थे। तो हर एक विंग का अलग अलग ये हो गया, फ्लैट्स हो गए। तो वो जो मेंबर था, जो बी विंग वाला जिसका 2 BHK फ्लैट था, वो बोल रहा था कि मैं ज्यादा मेंटेनेंस पे कर रहा हूँ कंपेयर टू ए विंग, जो कि ए विंग का फ्लैट है 1 BHK। तो सोसाइटी ने क्या किया था, सोसाइटी ने डिसाइड किया था जो ए विंग वाले मेंबर्स है उनको इक्वली मेंटेनेंस चार्जेस डिवाइड किए थे, पर उनके मेंटेनेंस चार्जेस कम थे। जो बी विंग वाले थे जिसके फ्लैट ज्यादा थे, तो उनको शायद से लिफ्ट, वहां पे भी लिफ्ट 2-3 लिफ्ट थी, तो वहां पे थोड़ा चार्जेस ज्यादा हुआ था। और जो सी विंग वाले थे वहां पे भी ज्यादा लिफ्ट होने के कारण या फिर थोड़ा मेंटेनेंस उन लोग का ज्यादा हो गया था मेंटेन करने में। ये वॉचमैन का रहेगा, स्वीपर्स रहेंगे, जो स्वीपर्स हालांकि ज्यादा चार्जेस करते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या हुआ था, वो लोग ज्यादा चार्ज कर रहे थे। तो ये जो मेंबर है उन्होंने सोसाइटी के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल किया था, मेरा जो बी विंग है उसका सर्विस चार्ज, मेंटेनेंस जो चार्जेस है वो ज्यादा चार्ज कर रहे हैं कंपेयर टू ए विंग। तो क्या है, ये सही बात है या नहीं है? तो सोसाइटी ने लीगल ओपिनियन सीख किया था, तो उसके बेसिस पे मैं कहना चाहूंगी कि सोसाइटी मेंटेनेंस चार्जेस डिसाइड कर सकती है। सोसाइटी ने क्या किया था, हर एक मेंबर से इक्वली चार्ज किया था, सोसाइटी का कुछ भी फॉल्ट नहीं था। मैनेजिंग कमेटी ने जनरल बॉडी मीटिंग में रिजोल्यूशन पास करके हर एक विंग का अलग अलग जो भी चार्जेस है वो डिसाइड करके हर एक विंग के मेंबर्स को बोला था। अगर इस केस में सपोज एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग में आधे फ्लैट्स 1 BHK है और आधे फ्लैट्स 2 BHK है, और अगर वो पर्सन ऐसे बोलता था कि मेरे से ज्यादा अमाउंट चार्ज किए गए, तो हम लोग कुछ कर सकते थे। तो उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन सोसाइटी मैनेजर, मतलब जो मैनेजिंग कमेटी है उसके अगेंस्ट कुछ तो हम लोग लीगल एक्शन ले सकते कि आधे फ्लैट्स के साथ आप थोड़ा अमाउंट चार्ज कर रहे हो और जो 2 BHK उससे ज्यादा अमाउंट चार्ज कर रहे हो, बल्कि आपको इक्वली चार्ज करना चाहिए। पर ये केस में क्या हुआ था, हर एक विंग के सारे फ्लैट सेम थे, मतलब ए विंग का 1 BHK था, बी विंग का 2 BHK था, जो सी विंग था उसका 3 BHK था। तो इस केस में सोसाइटी हर ए विंग के हर मेंबर से
एक ही इक्वल अमाउंट पे चार्ज कर रही थी, बी विंग के हर एक मेंबर से इक्वल अमाउंट पे चार्ज कर रही थी। तो बेसिकली ऐसे केस में अगर आप देखोगे तो कोई कोई लिफ्टमैन है, अगर ए विंग में सपोज एक ही लिफ्ट है तो एक ही लिफ्टमैन लगेगा, तो उसका सैलरी एक ही जाने वाला है। बी विंग में अगर दो लिफ्ट है तो दो लिफ्टमैन लगेंगे, तो दो लिफ्टमैन के सैलरी जाने वाले। तो इस हिसाब से सोसाइटी जब भी मैनेजिंग कमेटी डिसाइड करते तो वो बेसिकली मेंबर्स के हित में ही थोड़ा डिसाइड करती है। तो ऐसा एक केस था, तो मैंने जनरली बता दिया कि कोई कोई ऐसे केस में आता है बताने के लिए कि ये हम लोग से ज्यादा चार्जेस लिए गए। तो ये डिपेंड केस टू केस कैसे होता है। तो इसके ऊपर एक बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट भी है, जो मॉन्ट ब्लैंक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है, जिसमें सोसाइटी ये क्लियरली मेंशन है कि सर्विस चार्जेस और जो मेंटेनेंस चार्जेस है वो इक्वली कलेक्ट करना चाहिए हर एक मेंबर्स के साथ। और जो और एक केस है विनस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एंड अदर्स वर्सेस जेवाई देतवानी एंड अदर्स, ये जो पास हुआ था 2002 का केस है, जिसमें क्लियरली मेंशन किया है कि जो मेंटेनेंस और सर्विस चार्जेस रहेंगे वो इक्वल बेसिस पे लिए जाएंगे सोसाइटीज की तरफ से, हर एक मेंबर की तरफ से ऑन इक्वल बेसिस ये चार्जेस कलेक्ट किए जाएंगे। तो ये दो केस लॉ मैंने बता दिए जो कि मैनेजिंग कमेटी को बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। आगे जाके अगर कोई मेंबर बोलता है कि आप इलीगली चार्ज कर रहे हो, तो आप ये केस लॉस के ये जजमेंट के ऊपर आप बता सकते हो कि हम लोग जो जजमेंट के इसमें लिखा है वैसे ही हम लोग चार्ज कर रहे हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि गवर्नमेंट सर्क्यूलर भी पास हुआ था 29 अप्रैल 2000 में, जो गवर्नमेंट सर्क्यूलर भी बोलता है कि हम लोग से इक्वल चार्जेस, मतलब हर एक सर्विस चार्जेस है इक्वली लेना चाहिए हर मेंबर से। और एक हालांकि अभी रिसेंटली एक केस आया था हमारे पास ऑफिस में कि जहाँ पे दो फ्लैट्स थे, एक सोसाइटी थी ग्राउंड फ्लोर पे, ग्राउंड टू 7 to 8 फ्लोर तक रहेंगे, और वहां पे जो 5th फ्लोर पे था मेंबर, उसने क्या किया था, एक फ्लैट लेते समय दो फ्लैट लिया था, 501 और 502। लेते समय दो फ्लैट लिया, फिर बाद में जाके उसने एक दोनों फ्लैट को अमालगेमेट किया और एक ही फ्लैट किया। मतलब 501 और 502 को अमालगेमेट, जो बीच में का दीवार तोड़ के उसने खुद के लिए एक ही एंट्रेंस रखा, एक ही किचन रखा, एक ही मतलब जो बेडरूम रखा, और उसने ऐसे दो फ्लैट्स को एक फ्लैट करके यूज कर रहा था। तो ये क्या हुआ, ये जब सोसाइटी ने इसे दो फ्लैट्स के लिए मेंटेनेंस चार्ज कर रहा था, तो ये मेंबर ने क्या किया, हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल किया, और हाई कोर्ट वालों को बोला कि नहीं, ये सोसाइटी ने, मैंने तो एक ही मेरा किचन है, एक ही मैंने दो फ्लैट्स को अमालगमेट करके मैं एक ही रूम की तरह यूज कर रहा हूँ, मेरा किचन एक है, मेरा एंट्रेंस एक है, तो सोसाइटी कैसे मेरे से दो फ्लैट्स का मेंटेनेंस चार्ज कर सकती है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, जो केस लॉ मैं बताती हूँ आपको, श्री एस रंगराजन वर्सेस ऑयस्टर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्लियरली मेंशन किया है, वो मेंबर को क्लियरली बताया कि जब बिल्डिंग फॉर्म होता है, बिल्डिंग अप्रूव्ड जब प्लान निकलता है, तो बिल्डिंग अप्रूव्ड प्लान में दिखाई देता है कि जो बिल्डर है कितने बिल्डिंग कैसे कंस्ट्रक्ट करने वाला है, कितने फ्लोर्स होने वाले हैं और कितने फ्लैट्स होने वाले हैं, फिर फ्लैट कैसे हिसाब से होने वाले हैं। तो अप्रूव बिल्डिंग प्लान में तो दिखाई दे रहे थे कि 501 और 502 दो फ्लैट्स थे। फिर जो असेसमेंट बिल था बीएमसी का, उसमें भी 501 और 502 ऐसे दो फ्लैट्स दिखाई दे रहे थे। तो आप किस हिसाब से आप बोल रहे हो कि मुझे एक ही फ्लैट का मतलब मेंटेनेंस देना चाहिए? तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, जिसमें जजमेंट पास हुआ है सोसाइटी के फेवर में हुआ ऑब्वियसली। तो जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्लियरली मेंशन किया है कि आपको दो फ्लैट को अपने, अगर दो सेपरेट अग्रीमेंट्स हुए आपके और आपने बाद में जाके अमेलगमेट किया है, तो आपको दोनों फ्लैट के सेपरेट मेंटेनेंस भरने पड़ेंगे। तो ये आप अगर कोई भी सोसाइटी के खिलाफ ऐसे आते हैं तो आप ये जजमेंट नोट डाउन कर सकते हो, तो ये यूजफुल रहेगा। तो ये हालांकि अभी ये 26 जैन में ही, अभी 2 दिन पहले ही ये जजमेंट अमित बोरकर सर ने पास किया, इसमें बहुत ही
अच्छा, अमित बोरकर, जस्टिस अमित बोरकर सर ने लिखा है। यहाँ पे दो भाई थे, अस्पेंदर रशीद ईरानी और गुस्ताद रशीद ईरानी, जहाँ पे ये दोनों ने चैलेंज किया था हाई कोर्ट में। सोसाइटी ने क्या किया था, रिकवरी के लिए उनसे मेंटेनेंस का चार्जेस पूछा था। इन लोग का कुछ मैं अप्रोक्सीमेट बता रही हूँ, 10 या 20 लाख तक इन लोग ने मेंटेनेंस नहीं भरा था। इन लोग ने ये रीजन से मेंटेनेंस नहीं भरा था क्योंकि ये जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रहा था तो इन लोग के बीच डेवलपमेंट अग्रीमेंट बना था, और ये डेवलपमेंट अग्रीमेंट रजिस्टर नहीं था। उनको ये अनरजिस्टर्ड डेवलपमेंट अग्रीमेंट बना था 1996 में, और ये डेवलपर में अंडर कंसिडरेशन इनको ये 2 फ्लैट्स दिए थे। तो ये लोग तब से रह के 2007 से अभी तक ये लोग वो फ्लैट में ही रह रहे हैं ऑक्यूपायर की तरह। ये लोग मेंबर भी नहीं है सोसाइटी के, सोसाइटी ने इनको मेंबर करके नहीं लिया बिकॉज अनरजिस्टर्ड है, उसके ऊपर कुछ स्टैम्प ड्यूटी वो सब नहीं भरा है, तो ये लोग को मेंबर करके नहीं, एज एन ऑक्यूपायर ये लोग फ्लैट ऑक्यूपाई कर रहे थे और सोसाइटी का मेंटेनेंस नहीं भर रहे थे। तो ये मेंटेनेंस चार्जेस कुछ इन लोग का हो गया था 10 to 20 lakhs करके। तो ये दो भाइयों ने क्या किया, बॉम्बे हाईकोर्ट में ये सोसाइटी के अगेंस्ट रिट फाइल किया, कह के कि सोसाइटी रिकवरी हमसे मांग रही है, बल्कि हम लोग तो मेंबर ही नहीं है सोसाइटी के, तो सोसाइटी कैसे लीगली हम लोग से मेंटेनेंस चार्जेस ले सकते। तो जस्टिस अमित बोरकर सर ने बहुत ही मजेदार ये जजमेंट पास किया, जहाँ पे जस्टिस अमित बोरकर सर ने सोसाइटी के बिहाफ में पास किया, ये बोल के कि अगर आप मेंबर हो या नहीं हो, आप तो फ्लैट ऑक्यूपाई कर रहे थे तो आपको मेंटेनेंस चार्जेस भरना जरूरी है अंडर सेक्शन 154B29 के ऑफ एमसीएस एक्ट ऑफ महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960 के ये सेक्शन के अंडर अमित बोरकर सर ने बोला कि सोसाइटी रिकवरी कर सकती है, जो भी ऑक्यूपायर एज एन मतलब जो भी मेंबर एज एन सिर्फ ऑक्यूपायर है, अगर वो मेंबर भी नहीं है तो उनसे भी वो रिकवरी कर सकती है। ये बहुत ही अच्छा जजमेंट पास किया है सोसाइटी के फेवर में अमित बोरकर सर ने। श्रुति, हम लोग सवाल ले लेते हैं, सवाल और ये चलेगा, जो तो भी सवाल लैंडमार्क से जजमेंट है। भी क्वेश्चन हाँ ज्यादा बिल्कुल, clear हो सवाल से भी जाएंगे। क्वेश्चन आते हैं। तो लैंडमार्क जजमेंट जो है वो हम जब यूट्यूब पे डालेंगे उसमें भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। साथ ही यदि आपको आज चाहिए कल चाहिए तो मैं अपने जो ग्रुप है मेरा व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें भी मैं शेयर करता ही हूँ हमेशा। तो ओके। श्रुति, मुझे ये जो लैंडमार्क बोरकर साहब का जो हाल ही में जो जजमेंट आया वो मुझे शेयर कर दे पीडीएफ, तो मैं शेयर कर दूँ। सवाल राजकुमार जी का है, विल मेंटेनेंस चार्जेस बी सेम फॉर द स्मॉल और बिग फ्लैट? प्रॉपर्टी टैक्स कंसेशन फॉर द सीनियर सिटीजन इफ एनी अपडेट? तो यस, मेंटेनेंस चार्जेस सेम होना चाहिए, इक्वली ट्रीट होना चाहिए, पर ये डिपेंड केस टू केस बेसिस रहता है। तो अगर आपका सेम बिल्डिंग में 1 BHK 2 BHK दोनों फ्लैट्स है, तो मेंटेनेंस चार्जेस ये जनरल बॉडी मीटिंग में जो भी पास हुआ रहेगा, सोसाइटी ने किए रहेंगे, वो इक्वली बेसिस पे सारे मेंबर्स को मतलब पे करना होगा मेंटेनेंस चार्जेस। और ये प्रॉपर्टी टैक्स कंसेशन फॉर सीनियर सिटीजन इफ एनी, तो ये प्रॉपर्टी टैक्स जो रहता है, ये बीएमसी अथॉरिटी है, जो लोकल अथॉरिटी है, तो वो प्रॉपर्टी टैक्स अथॉरिटी डिसाइड करती है कितना भरना पड़ता है, वो तो स्क्वायर फीट बेसिस पे रहेगा। तो मुझे इतना क्लियरली मालूम नहीं है कि सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ अगर कंसेशंस रहेगा या नहीं रहेंगे, पर आई थिंक कंसेशंस नहीं है, पर एक बार कंफर्म आप अथॉरिटी के पास से कर सकते हो। ऐसे कोई प्रोविजन भी नहीं है, और अगर ऐसे कोई जजमेंट भी अभी तक मैंने नहीं सुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है संजय पाटिल सर का, ग्राउंड फ्लोर हॉस्पिटल, देन व्हाट आर मेंटेनेंस चार्जेस एप्लीकेबल? तो सर, आपका बिल्डिंग में कमर्शियल और रेसिडेंशियल दोनों फ्लैट्स आई थिंक है। ग्राउंड फ्लोर पे ये आप बोल रहे हो कि हॉस्पिटल है, और ऊपर सारे रेसिडेंशियल रहेंगे। तो ये जनरल बॉडी मीटिंग में जो डिसाइड हुआ है, मतलब डिसाइड किया है कि बेसिकली तो ये इक्वली ही जाना चाहिए मेरे हिसाब से, और ऐसे बहुत सारे जजमेंट है जो बोलते हैं कि मेंटेनेंस भी इक्वल बेसिस पे करना चाहिए। तो आप पहले ये नोट डाउन करिए सर कि मेंटेनेंस में क्या क्या आता है, जैसे अब गार्डनिंग का हुआ, लिफ्टमैन हुआ, फिर जो भी मेंटेनेंस में आपका सिक्योरिटी के लिए वॉचमैन है। सोसाइटी जनरल बॉडी में मेंटेनेंस ये वर्ड में क्या यूज कर रही है, मतलब मेंटेनेंस चार्जेस किसके रिगार्डिंग ले रही है, वो पहले आप थोड़ा क्लियर कर लेना। अगर सोसाइटी वॉचमैन, लिफ्टमैन या फिर गार्डनिंग के लिए ये सब जो कॉमन चीजें हैं सब लोग के लिए यूज हो रहा है, उसके लिए
सोसाइटी आपसे अगर ज्यादा ले रही है तो वो इलीगल है, ये मैं डेफिनेटली कहूंगी। वो सोसाइटी को इक्वली बेसिस पे ही चार्ज करना चाहिए। वो डेफिनेशंस को छोड़ के अगर सोसाइटी मेंटेनेंस अलग किसी टर्म के लिए यूज कर रही है तो वो आप एक बार क्लेरिफाई कर लीजिए कि किसके रिगार्डिंग सोसाइटी मेंटेनेंस ले रही है। क्योंकि कभी कभी कैसे होता है, सोसाइटी मेंटेनेंस अलग अलग चीजों के लिए भी चार्ज करती है। वो जनरल बॉडी मीटिंग में वो स्पेसिफाई करती है कि हम लोग अगर समझो, कभी कभी ऐसे भी केसेस होता है कि डीम कन्वेंस अगर सोसाइटी का मानो हो रहा है तो उसमें सोसाइटी के अगर 1 BHK फ्लैट्स है, 2 BHK भी फ्लैट्स है, तो सोसाइटी क्या करती है, 2 BHK फ्लैट से थोड़ा अलग अमाउंट लेती है और 1 BHK फ्लैट से अलग। तो ये बेस केस टू केस बेसिस पे होता है। सोसाइटी जनरल बॉडी मीटिंग में ऐसे रिजोल्यूशन पास करती है और उसके ऊपर तो आप थोड़ा वो मेंटेनेंस किसके रिगार्डिंग आप सोसाइटी चार्ज कर रही है एक बार देख लेना। गौरेश नारकर सर ने पूछा है, व्हाट आर रूल्स एंड रेगुलेशंस टू पे और नॉट टू पे मेंटेनेंस टू बिल्डर्स बिफोर सोसाइटी फॉर्मेशन। अगर सोसाइटी फॉर्म नहीं हुए, मतलब वो मेंटेन तो बिल्डर ही कर रहा है, तो बिल्डर जो अमाउंट आपको बोल रहा है वो अमाउंट इक्वल बेसिस पे अगर चार्ज हो रहा है तो आपको वो देना पड़ेगा, क्योंकि मेंटेनेंस बिल्डर ही कर रहा है अभी तक। और आप अगर बिल्डर सोसाइटी फॉर्म नहीं करके दे रहे हैं तो आप मेरा एडवाइस रहेगा कि आप नॉन कॉपरेशन में जाके आप खुद सोसाइटी फॉर्म करो और वो सोसाइटी खुद मेंटेन करने के लिए आप लोग देख लेना, बिकॉज सोसाइटी मेंबर्स अच्छी तरीके से मेंटेन कर सकती है बिल्डिंग। जावेद सैयद सर का क्वेश्चन है, हाउ पार्किंग चार्जेस आर कैलकुलेटेड। पार्किंग चार्जेस का आई थिंक बायलॉ नंबर 65 में दिया गया कि कार पार्किंग चार्जेस है। पार्किंग चार्जेस का एट द ये बायलॉ नंबर 67 में स्पेसिफाई किया एट द रेट फिक्स बाय द जनरल बॉडी ऑफ द सोसाइटी एट इट्स मीटिंग अंडर द बायलॉ नंबर 83 एंड 84। तो जो भी सोसाइटी जनरल बॉडी मीटिंग में पास करेगी उस हिसाब से आपको पार्किंग चार्जेस पे करना है। यतीन रवल सर का है, कैन सोसाइटी चार्ज मेंटेनेंस टू नॉन पोजेशन ओनर एज ओनर हैव नॉट टेकन पोजेशन फ्रॉम बिल्डर ड्यू टू डिस्प्यूट्स बिटवीन बिल्डर एंड ओनर, द हाउसिंग सोसाइटी आर फॉर्म्ड एंड हैंड ओवर बाय बिल्डर। तो आई थिंक ये केस में हाउसिंग सोसाइटी फॉर्म हुआ है पर अभी तक वो फ्लैट में कोई रह नहीं रहे, तो आप मेंटेनेंस चार्ज कर सकते हो सर। ऑक्यूपायर अगर नहीं है फ्लैट, मतलब ऐसे ही खाली छोड़ा है, फिर भी मेंटेन करने के लिए तो सोसाइटी का पैसा जा ही रहा है, तो आप जरूर सोसाइटी चार्ज कर सकते हो। आप रिकवरी के लिए जा सकते हो अगर उसने नहीं दिया तो जो ओनर है उसको मेंटेनेंस का देना पड़ेगा पैसा। पंकज मुंशी का सवाल है, हाउ कमर्शियल रेट एंड रेसिडेंशियल रेट शाल बी सेम, सोसाइटी चार्ज इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा ऑन कमर्शियल बेस। सर मैंने ये क्लियरली बोला था कि अगर आपके सपोज 2 फ्लैट्स है, 2 इलेक्ट्रिसिटी मीटर है, दोनों फ्लैट्स का, तो दोनों फ्लैट्स के अलग अलग सोसाइटी चार्ज कर सकती है मेंटेनेंस। पर अगर आपका एक ही फ्लैट है और एक ही मीटर है, इलेक्ट्रिसिटी मीटर है, असेसमेंट बिल में भी एक ही दिखा रहा है, आपके अप्रूव बिल्डिंग प्लान में भी एक ही यूनिट दिखा रहा है, तो सोसाइटी एक यूनिट का ही चार्ज करेगी। और ये जो मैंने कॉमन चार्जेस मैंने बोला है वो इक्वली बेसिस पे होता है। बाकी जो सोसाइटी जो भी मैनेजिंग कमेटी डिसाइड करेगी जनरल बॉडी मीटिंग में वो आपको पे करना पड़ेगा। पैडी करड़ खेड़कर इनका सवाल है, बिल्डर हैज सोल्ड विजिटर पार्किंग टू रेसिडेंट्स ड्यूरिंग सेल एंड देयर आर नो डेडिकेटेड विजिटर्स पार्किंग लेफ्ट इन द बिल्डिंग, देन कैन सोसाइटी फाइल केस अगेंस्ट बिल्डर्स। करड़ खेड़कर आपने सर ये क्वेश्चन पूछा है जिसमें आप बोल रहे हो कि बिल्डर ने विजिटर अगर पार्किंग सोल्ड कर दिया है तो जो डेडिकेटेड विजिटर्स है उनके लिए कोई पार्किंग बचा ही नहीं है, तो आप केस फाइल कर सकते हो क्या? अगर वहां पे स्पेस नहीं रहेगा तो आप नहीं कर सकते सर। स्पेस भी होना चाहिए। आप बिल्डर से कुछ मांग रहे हो तो बिल्डर के उसमें पोजेशन में वो चीज रहना भी चाहिए कि वो आपको बिल्डर दे सके, क्योंकि आप लीगली आप अगर जाते भी हो बिल्डर के अगेंस्ट कि मुझे ये करके दो, तो बिल्डर के पोजेशन में भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए कि अथॉरिटी के सामने आप रख सकते हो कि ये डॉक्यूमेंट्स है, बिल्डर दे सकता है, पर वो नहीं दे रहा है तो आप जरूर केस करना, पर आप वो पहले कंफर्मेशन ले लेना। अनिल थोसर सर का है, पार्किंग परचेस्ड फ्रॉम बिल्डर एंड पार्किंग गिवन बाय सोसाइटी इन ओपन स्पेस, कैन द पार्किंग चार्जेस बी डिफरेंट और सेम? मैं जवाब देना चाहूंगी कि सर अगर सोसाइटी फॉर्म हो चुकी है, अभी सोसाइटी मैनेज कर रही है पूरा बिल्डिंग को, सोसाइटी फॉर्मेशन होने के बाद जो मैनेजिंग कमिटी है वो पूरा मैनेज करे, तो जो मैनेजिंग कमिटी डिसाइड करेगी जनरल बॉडी मीटिंग में उस हिसाब से आपको पार्किंग चार्जेस देना पड़ेगा।
वाटर चार्जेस इज मोर। जो वाटर चार्जेस मैंने सर बोला, अगर वाटर इनलेट्स जितने भी रहेंगे उसके हिसाब से वाटर चार्जेस आता है। तो मेरा 2 BHK, मेरे घर में 2 इनलेट्स है वाटर इनलेट्स, तो उसके हिसाब से मुझे 2 वाटर चार्जेस के हिसाब से बिल आएगा। अगर मेरे 1 BHK तो वन एक ही इनलेट है, तो एक ही इनलेट के हिसाब से मुझे बिल आएगा। तो वो नीचे ऊपर नीचे हो सकता है बेस कि आपके घर में कितने वाटर इनलेट्स है। अगर आपको लग रहा है कि मेरे घर में वाटर इनलेट्स तो और उसके हिसाब से आपको ज्यादा आ रहा है, तो आप वाटर डिपार्टमेंट में जाकर बता सकते हैं। अनिल तो सर, लीकेज फ्रॉम अपर फ्लैट हुई सपोज टू बेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयर। तो ये फ्लैट अगर ऊपर के फ्लैट से लीक